हेलो एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट के बारे में, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होता क्या है। स्टार्ट करें, बहुत आसान सा चैप्टर है। देखो, हमें कोई भी जब भी कभी बिजनेस को ऑपरेट करना होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको कोई बिजनेस करना है। बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपकी मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपको पैसे कितने लगने वाले हैं, मीन्स कि आपके पास फिनांस कितना होना चाहिए इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, राइट। अब मैंने कहा कि मेरे पास तो भाई केवल 20 लाख है, लगने हैं इसमें 50 लाख रुपए, तो बाकी के बचे जो 30 लाख रुपया वो कहाँ से अरेंज करने वाले हैं, उस अरेंज की प्रोसेस को बोला जाता है फिनांसिंग, यही बोला जाता है। अब पैसे जब अरेंज हो जाएंगे उसको फिर हम क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। करते नहीं करते, तो यहाँ पर इसी पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि प्रोजेक्ट के लिए पैसे को अरेंज कैसे करेंगे। अब प्रोजेक्ट नाम लिखा है, प्रोजेक्ट शब्द यहाँ पे लिखा है, तो प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरे को टोल प्लाजा बनाना है, मेरे को ब्रिज बनाना है, मेरे को हाईवे बनाना है, मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, मेरे को रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग मुझे फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। ये सभी क्या है, एक प्रोजेक्ट है। सभी का नेचर, सभी की कॉस्ट, सभी के रिस्क, सभी के आउटफ्लो, सभी की इनफ्लो अलग अलग है ना। तो प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जब कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का मतलब स्पेसिफिक एक्टिविटी उसके लिए परफॉर्म करनी पड़ रही है, उसके लिए हमें पैसे को अरेंज करना है, राइट। अब यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग होती है। मोस्ट ऑफ हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर आपके पास क्या है, काफ़ी ऑब्वियस सी बात है, लंबा समय लगने वाला है, लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट होता है मोस्ट ऑफ, क्योंकि जब शॉर्ट टर्म के प्रोजेक्ट ही हो गए सो ऑब्वियस सी बात है उसको तो हम इजीली बैंक से लोन लेकर भी कर सकते हैं, है ना। बट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को उठाया, उसके लिए हम पैसे को क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पैसे को अरेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे टोल प्लाजा, मान लीजिए मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं लाइब्रेरी को, मतलब लाइब्रेरी को मुझे बिल्ड करना है, लाइब्रेरी बनानी है मुझे, और वो भी 9 मंजिला लाइब्रेरी बनानी है, ठीक है, स्पेशली स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए 5 फ्लोर हमारे स्पेशली स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए रख दिए गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। बाकी के जो नीचे वाले जो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के जो 4 फ्लोर बच गए हैं, नीचे वाले जो फ्लोर हैं, उसके अंदर आपका स्टडी मटेरियल होगा, एक के अंदर आपके पास आपके अदर फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो मेरे को ये पूरा प्रोजेक्ट है, ये मेरे लिए लाइब्रेरी बनाना, ठीक है। अब लाइब्रेरी बनाने के लिए मेरे पास भाई पैसे नहीं है, मेरे पास केवल आइडिया था और मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैंने क्या किया है, इस आइडिया को पब्लिकली लॉन्च कर दिया, मीन्स कि पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा आइडिया है, जो भी पर्सन इसके अंदर इंटरेस्टेड है, हाँ जी भाई पैसे इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। मैं इसको एक पेज पे लेकर चलती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जो आइडिया आया लाइब्रेरी बनाने का, ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, पर इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने इस आइडिया को क्या कर दिया, पब्लिकली अनाउंस कर दिया, और जो भी इस पर्टिकुलर आइडिया के रिगार्डिंग इंटरेस्टेड होगा वो इस प्रोजेक्ट में, ये मेरा पूरा बड़ा क्या है, प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड होने वाले हैं वो उसके अंदर क्या लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, सिंपल सी बात है। तो इसे बोलते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, मींस कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को देखकर हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर फाइनेंस को आपने अरेंज करवाया विद द हेल्प ऑफ द योर आइडियाज। अच्छा मैम, ये क्या ऐसे ही कोई व्यक्ति लगा देगा, जैसे मेरे को ये आइडिया अच्छा लगा लाइब्रेरी का, अब मैं क्या उसके अंदर वैसे ही इन्वेस्ट कर दूंगी, मुझे कुछ तो चाहिए होगा ना। यहाँ पर ये मेन बात है, ये याद रखना। अब यहाँ पर आइडिया को देखकर क्या लिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट की जाती है, ठीक है। आइडिया को देखकर इन्वेस्टमेंट की जाती है। दूसरा, यहाँ से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद जब यहाँ से इनफ्लो जनरेट होगा ना बच्चे, क्या जनरेट होगा, इनफ्लो जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा, अब मैंने पूरी लाइब्रेरी बना दी है, 5 फ्लोर इसके अंदर प्रॉपर लाइब्रेरी के हैं, ठीक है, और यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, बच्चों के आने की फीस चार्ज की जाती है, राइट। बुक्स को अगर यूज करें उसकी फीस चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे देखो 5 फ्लोर बनाए गए हैं, अप्रोक्स
3 से 5 से 8 हज़ार बच्चे को मैं क्या कर सकती हूँ, एक टाइम पे उनको लाइब्रेरी की सर्विस प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर मैं कहूँ कि 5,000 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, और साथ में सबसे मैं अगर 500 रुपये चार्ज करूँ पर मंथ के हिसाब से, तो मेरे पास कितने रुपए हो गया, 25,000,000। देख पा रहे हो, महीने के 25 लाख रुपए हम कमाएंगे, और ये कमाएं जो मीन्स कि ये इनफ्लो होगा, और ये इनफ्लो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में, मीन्स कि जो इन्वेस्टर्स थे। समझ पा रहे हो, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर ध्यान से सुनना इस बात को कि इसके कंप्लीट होने के जितने ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, उसके ना कंप्लीट होने के उतने ही बुरे इम्पैक्ट हो सकते हैं। मीन्स कि अगर प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट नहीं हुआ, विद इन बजट नहीं हुआ, मैंने कहा कि मेरे 50 लाख लगने वाले हैं, बहुत इनिशियली मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, मीन्स कि स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, राइट। और वो अगर प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट नहीं हुआ, टाइमली प्रोजेक्ट के बजट के अकॉर्डिंग और कंप्लीट नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान उठाना पड़ेगा इनको। तो नुकसान कैसे उठाएंगे, पहली बात तो इन्होंने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, सबसे मोटी बात तो ये है। दूसरा, अगर इनको रिकवरी होगी तो मैम कहाँ से होगी, इनको रिकवरी होगी कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में ऑब्वियस ही बात है, देखो कितना टाइम लगेगा, कम से कम 2 से 3 साल अच्छे से लग जाएंगे, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है इस चीज़ों को, ठीक है। 5 फ्लोर बनाने हैं, 5 फ्लोर के अंदर हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, चाहे लाइटिंग से होगी, एसी की होगी, फायर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग होगी है, हर चीज़ के रिगार्डिंग मेरे को प्रोटेक्शन देनी है। सो कम से कम 2 से 3 साल मिनिमम मैंने टाइम रखा है। सो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। अच्छा, मैंने कहा कि 3 साल के अंदर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, लॉस में चला गया, कंपनी ये जो पैसा था, जो हमारी एनालिसिस थी वो थोड़ी ख़राब हो गई है, तो यहाँ पर इनको रीपेमेंट कैसे की जाएगी, रीपेमेंट की जाएगी बच्चे, जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर एसेट्स लगी हुई थी, जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर एसेट्स लगी हुई थी, उस एसेट्स को सेल करके हम क्या करने वाले, जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनकी पेमेंट कर देंगे। समझ में आ रहा है, तो ये होता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। मींस कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, पहला पॉइंट ध्यान से सुना, इन्वेस्टर्स होते हैं जो आइडिया को देखकर पैसा लगाते हैं, ना कि आइडिया जनरेट करने वाले के ऊपर, राइट। इसको बिल्कुल भी इग्नोर, इसको टोटली इग्नोर किया जाएगा। कभी ये सोचो कि यहाँ जो आइडिया जनरेट कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, जो स्पॉन्सर्ड आइडिया, जो आइडिया को जिसने स्पॉन्सर किया है, उसकी हम बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं देखेंगे कि उसकी बैलेंस शीट क्या है, वो कंपनी है या पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, उसको नहीं देखेंगे। हम आइडिया के ऊपर फोकस करेंगे कि आइडिया स्ट्रांग है तो लगा दो भाई पैसा, अगर प्रॉफिट हुआ, जैसे भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, उससे जो भी इनफ्लो होने वाली है वो हमारी क्या होने वाली है, फिर इनकम बनेगी। अगर नहीं इनफ्लो हुआ तो हमें रीपेमेंट होगी फ्रॉम द एसेट्स इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। उम्मीद करेंगे आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर आपको ये सारी की सारी जो थ्योरी लिखी हुई है वो समझ में आ जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग रेफर टू मींस दैट फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है ये, ठीक है, जहां पर फंडिंग की जाती है लार्ज प्रोजेक्ट के ऊपर, जैसे कि हमारी बात की जा सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इंडस्ट्रियल के ऊपर, पब्लिक सर्विस के प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर फाइनेंसिंग क्या बेस्ड होने वाली है, प्रोजेक्ट एंटिसिपेटेड द कैश फ्लो एंड द एसेट्स, जो भी इनको इन रिटर्न में दिया जाएगा वो आपकी कैश फ्लो से डिपेंड होगी। कहने का मतलब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करने वाले हैं, फंड्स को रेज करेंगे विद द हेल्प ऑफ द लोन फॉर द मेगा प्रोजेक्ट। इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए अगर लोन सफिशिएंट है तो लोन लगा सकते हैं, अगर लोन मिल नहीं रहा तो हम पब्लिक से, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, अब यहाँ पे ना इन्वेस्टर्स कोई भी हो सकते हैं, आप और मेरे जैसे व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, कोई भी बैंक हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, जो भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टिंग होगी तो, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट आपके काफ़ी सारे होते हैं, जैसे पावर जनरेशन के होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन के होते हैं, रोड होते हैं, रेलवे होता है, पार्क होते हैं, एयर बसेज होते हैं, ऑयल होते हैं, गैस, ये इन सभी के रिगार्डिंग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट को एसेट्स को जो कैश होता है, पैसा होता है, वो लैंडिंग किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोजेक्ट के आइडिया के ऊपर, अगेंस्ट द प्रोजेक्ट कैश फ्लो के रिगार्डिंग आपको पैसा मिलेगा, रेदर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्पॉन्सर या फिर प्रमोटर बैलेंस शीट। मींस कि जिसने आइडिया को जनरेट किया है उसको नहीं देखेंगे, केवल आइडिया को देखेंगे। ये बात ध्यान रखनी है, इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पैसों को इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब मैंने कहा कि मैम अच्छा तुमने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, क्या डायरेक्ट इस प्रोजेक्ट में चले जाएंगे? नहीं,
डायरेक्ट नहीं जाएंगे। इनको डायरेक्ट जाने से पहले एक इनके लिए एक सेपरेट एंटिटी बनाई गई है जिसे हम SPV, इसे क्या बोला गया है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। यहां पर इन सभी के पैसे कलेक्ट होंगे, ये इसकी हेडेक है कितना पैसा कब इन्वेस्ट करना है, कहां पर ये इन्वेस्ट करना है। मींस कि ये एक एंटिटी है जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के और इन्वेस्टर्स के बीच में लिंक बिठाता है, ठीक है। यहां पर एक स्पेसिफिक एंटिटी को क्रिएट किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं, बस इतनी सी बात थी ये कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। ये आपकी पार्टीज हो गई है, कोई भी गवर्नमेंट हो गई है, जैसे कि ऑपरेटर्स हो गए हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर हो गए हैं, जो रॉ मटेरियल को सप्लाई करेगा वो हो सकता है, बैंक हो सकते हैं, लैंडर्स हो सकते हैं, ऑफटेक पार्टीज हो सकती है, मीन्स की जो प्रोडक्ट को बाय करने वाली है वो भी इसके अंदर एज अ पार्टिसिपेंट हो सकती है। तो इस पूरी प्रोजेक्ट कंपनी का मीन्स की एक कहीं ना कहीं ये बन जाएगी, जैसे जो भी मान लीजिए मैंने को फ्लाईओवर बनाना है तो फ्लाईओवर के नाम से ये 3 से 4 साल के लिए कंपनी बन जाएगी कि हाँ जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता ये कंपनी बनी रहेगी। जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया उस दिन ये इनफ्लो इनके अंदर बांट दी जाएंगे, ठीक है। ये देखो जिनसे भी पैसा आएगा ये स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर कलेक्ट होगा और इस प्रोजेक्ट और इनके बीच में एक लिंक एस्टैब्लिशमेंट करती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्यों होती है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की? सबसे पहली बात तो आइडिया जो होता है ना, आइडिया जो होता है वो आइडिया यूनिक होता है, क्योंकि यूनिक के ऊपर ही हम पैसा लगाते हैं। कोई भी हम ड्रेस खरीदते हैं यूनिक होती है तभी तो आप खरीदते हो उसको। अगर सभी लोग उसको खरीद रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है उसकी इतनी वैल्यू भी नहीं होगी, यूनिक होगी तो वैल्यू भी इतनी ज़्यादा होगी। तो जो आइडिया होता है ना यूनिक होता है उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती। तो जितने भी लोग होते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर लगाते हैं वो उसकी क्रेडिट वर्थ के ऊपर निकालते हैं कि हाँ अगर इस प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगा रहा हूँ तो इस प्रोजेक्ट से मुझे पैसा कितना मिलेगा, मुझे इनफ्लो के अंदर फ्यूचर के अंदर मुझे कितना इनफ्लो मिलने वाला है, दैट मीन्स मुझे उसकी वर्थ कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। जैसे आज के टाइम में अगर बहुत ज़्यादा आज के टाइम में कंपनीज क्या कर रही है टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट पे हो जाएगी, इतनी एडवांसमेंट पे हो जाएगी कि आपको मेरे हिसाब से जैसे कि अब आप कभी भी रूम में एंटर करते हैं तो लाइट क्या है सेंसर के थ्रू क्या होती है अपने आप ओपन हो जाती है, बाहर जाते हैं तो अपने आप ऑफ हो जाती है, होती है नहीं होती है। इसी तरह से वाटर भी है, इसी तरीके से फैन है, ठीक है, डोर भी इस तरीके से हो चुके हैं आजकल। तो क्या है हम क्या कर रहे हैं एक यूनिक आइडिया के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर क्या लगाते हैं पैसा लगाते हैं जिसकी कोई प्रोजेक्ट हिस्ट्री नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर ओ माय गॉड नंबरिंग की दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, ओके। कंप्लीशन गारंटी के बारे में बात की जाए, प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करना, प्रोजेक्ट को विद इन अ बजट के अंदर कंप्लीट करना, ये भी बहुत बड़ा टास्क है। मैं इन चीज़ों को लिंक करके बता रही हूँ, जो आपके रिस्क वाला पॉइंट करने वाले ना एट द पॉइंट में उनको मैं साथ करवाने वाले हूँ। चलो ऐसा करते पहले वही करते क्योंकि यहाँ से फिर वो सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। आ जाओ यहाँ पे कि जो रिस्क होता है ना सबसे पहले कंप्लीशन का रिस्क होता है। कंप्लीशन का रिस्क ऐसा क्यों बोला गया है? अब मैंने कहा कि जो लाइब्रेरी का टेंडर मैंने बताया कि 2 से 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर वो विद इन अ टाइम और विद इन अ 50 लाख के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ तो रीजन पहले ढूंढेंगे हम कि रीजन क्या है। ऑब्वियस ही बात है जिनसे सप्लाई होनी थी उसने सप्लाई करने से मना कर दिया, अगर कर रहा है तो वो प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, ये हर्डल बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो यहाँ पर क्या है यूज ऑफ द फिक्स प्राइस एग्रीमेंट होना चाहिए विद द कॉन्ट्रैक्टर, जिसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके साथ हमारा एक फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि हम सामान खरीदेंगे तो इतने में खरीदेंगे, हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो 50 लाख ही लगाएंगे, ठीक है। अगर टाइम से पहले मान लीजिए 2.5 साल के अंदर ही, ठीक है, कंप्लीट हो गया है तो कहीं ना कहीं ये बोनस दिया जाएगा जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे। अगर टाइम के बाद क्या हो रहा है, टाइम के बाद अगर कंप्लीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं पेनल्टी भी लगनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को जैसे आपको होता है ना कि अगर आपके नंबर कम आए तो आपको डंडा लगेगा, आपके नंबर कम आए तो एग्जाम के अंदर आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। ये कुछ एक कंडीशंस पुटअप की जाती है जिसके कारण जो स्टूडेंट्स है थोड़ा सा अपना एफर्ट्स ज़्यादा लगाना शुरू कर देते हैं, है ना। जो स्पॉन्सर होता है प्रोवाइड करता है गारंटी, मीन्स कि जिसने आइडिया दिया है वो अब यहाँ पे गारंटी देगा कि जो कंप्लीशन होगा वो कंप्लीट अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट के अंदर दिक्कत है, क्योंकि इनके द्वारा ही जिन्होंने आइडिया को स्पॉन्सर किया है जो इन्वेस्टर्स होते हैं,
ठीक है, ये आपस में मिलकर एक ऐसे पर्सन को ऐसे एक्सपर्ट के साथ इस तरीके से डीलिंग करते हैं कि हाँ जी ये बताओ कि प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। रिस्क ये है कि कंप्लीट नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो किन फैक्टर्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी रिस्क के बारे में बात की जाए तो टेक्नोलॉजी रिस्क का मतलब क्या है कि जो टेक्निक का आप यूज कर रहे हैं वो आउटडेटेड है भाई, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ पा रहे हो? अगर मैं आज आपको डिजिटली ना पढ़ाकर आपको मैं ऐसे, पहले हमारे टाइम में पता है क्या होती थी, ऐसे तख्ती आती थी, ठीक है, आई होप आप लोगों ने सुना हो, स्लेट बत्ती सुना है आपने? स्लेट होती थी ब्लैक कलर की और वो बत्ती होती थी, तो उसके ऊपर हम पढ़ते थे क ख ग ए बी सी, ऐसा उसके ऊपर लिखते थे। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं आज भी उस टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हूँ तो ऑब्वियस ही बात है थोड़ा सा आउटडेटेड लगेगी आपको, है ना। अगर मैं कहूँ कि आज भी आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं मैनुअली कर रही हूँ, मैं टैली ERP का 9 का यूज नहीं कर रही, मैं फिनेकल का यूज नहीं कर रही, मैं बीजी का यूज नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आउटडेटेड अनएक्सपेक्टेड पॉइंट्स होते हैं उनको अगर आप यूज करें तो रिस्क जनरेट होगा। इनको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है? इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होगा। इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट का मतलब क्या है कि ऐसा पर्सन जो कि आपके प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता हो। समझ पाया? क्योंकि प्रोजेक्ट से रिलेट कर पाए, जैसे हमने ऑडिटिंग के सब्जेक्ट में पढ़ा था कि जब भी हम ऑडिट करवाते हैं ना तो ऐसे व्यक्ति से ऑडिट करवाते हैं जो कि आपके बिजनेस में इंक्लूडेड नहीं है, ना ही आपसे बिजनेस के जानता हो, वो अननोन पर्सन होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम वो फेयर तरीके से वैल्यूएशन करने वाला है। तो इसी तरीके से फेयर वैल्यूएशन से, या फिर मैं कहूँ कि फेयर तरीके से वो आइडिया बताएगा। कौन? इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट जाता है रॉ मटेरियल सप्लाई रिस्क। रॉ मटेरियल सप्लाई रिस्क के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले बताया कि अगर सप्लाई नहीं हो रही, सप्लाई ज्यादा प्राइस पे हो रही है, अगर सप्लाई हो रही है तो लो क्वालिटी की हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रोजेक्ट को इफेक्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? तो आपको जरूरी है कि आप अपने सप्लायर के साथ एग्रीमेंट करके रखें कि जो रॉ मटेरियल है हमें टाइमली मिलना चाहिए, हम उसी प्राइस पे क्या करने वाले, खरीदने वाले जिसपे हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के टाइम रखा था। ठीक है, हमें क्वालिटी और क्वांटिटी के रिगार्डिंग रिसोर्सेज अवेलेबल करवाने होंगे। इवन इसके लिए भी एक्सपर्ट होता है। देखो, हर चीज़ के लिए एक्सपर्ट होते हैं। कंपनी के अंदर आपको पता है जितने डिपार्टमेंट होते हैं उतने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। फिनेंस डिपार्टमेंट का फिनेंस हेड होता है, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, सेल डिपार्टमेंट के लिए सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। इन सभी के लिए स्पेशल एक्सपर्ट होते हैं। तो जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ तो वहाँ पे एक लाइन तो सब में जोड़ देना कि हमें एक्सपर्ट की कंसल्टेशन चाहिए होती है तो चाहिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस रिस्क। ऑपरेशन मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि जो एक्टिविटी हम साल दर साल करते जा रहे हैं कि वो एक्टिविटी सही ढंग से चल रही है नहीं चल रही है, क्या आपकी जो लेबर है वो काम अच्छे से कर रही है नहीं कर रही है, अच्छा कर रही है तो कितने टाइम ड्यूरेशन में लग रही है, ज्यादा टाइम तो नहीं यूज कर रही है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। कहीं ना कहीं अगर ज्यादा टाइम ले रही है तो आपकी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। पता है इन चीजों के बारे में आपको कि अगर आपके वर्कर ज्यादा टाइम ले रहे हैं घर को बनाने में तो आपकी लागत भी ज्यादा आती है, क्योंकि उसकी पर डे की कॉस्ट 600-800 रुपए वो भी तो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो इनको भी आपको देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक रिस्क का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो पहले उसकी मार्केट में डिमांड देखो कि हाँ जी मार्केट में डिमांड है या नहीं है। मार्केट में डिमांड नहीं है तो हटा दो उसको। ठीक है, कि इन सफिशिएंट डिमांड होना कहीं ना कहीं ये भी आपका रिस्क हो सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या है कि जब पैसे को अरेंज करते हो तो वहां पर जो मान लीजिए मैंने इक्विटी से पैसा उठाया, मैंने प्रेफरेंस से पैसा उठाया, मैंने डिबेंचर्स इशू कर दिए, मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने अब ये देखो आपने लीज फाइनेंसिंग भी डिस्कस कर लिया, हमने फैक्टरिंग को भी डिस्कस कर लिया, फैक्टरिंग का मतलब होता क्या है, ठीक है, हमने कैपिटल मार्केट ये सभी डिस्कस कर लिए। तो अब देखो किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, इक्विटी की सबसे ज़्यादा है, सबसे सस्ता बैंक और डेटर है। ठीक है, तो ये देखना है कि जो आप कैपिटल को अरेंज कर रहे हो उस कैपिटल को अरेंज करने की लागत कितनी आ रही है, जितनी कम लागत आएगी उतना बेटर रहेगा। राइट, करेंसी रिस्क के बारे में अगर बात की जाए, करेंसी रिस्क का मतलब क्या है, मान लीजिए आप इंडिया के अंदर हैं, आपको बिल्डिंग को आपकी लाइब्रेरी को बनाने के लिए जो आपने शेल्फ्स मंगवाए हैं वो बाहर से मंगवाए हैं। ठीक है, और आपने डील की यूएसए से। ठीक है, आज तारीख है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने डील की है 28 सितंबर को 2024 को, सामान आया है आपको 31 अक्टूबर को।
ठीक है। अब जिस दिन आपने डील की थी उनका रेट कितना था, 10,000 रुपये था, और जिस दिन डील खत्म, जिस दिन आपके पास सामान पहुंचा तो उनका रेट 15,000 हो गया। मीन्स कि आपका पहले आपको 10,000 पेमेंट करनी थी, अब आपको 15,000 पेमेंट करनी थी। ये करेंसी फ्लक्चुएट होती रहती है कि आज आपको पता है 2016 के अंदर $1 की वैल्यू पता है कितनी थी, पता है कितनी थी, 63 के करोड़ थी अप्रोक्सीमेटली थी। बट आज $1 की वैल्यू 2024 के अंदर 84 पर पहुंच गई है। आप देख पा रहे हो कितना चेंज आ रहा है। तो इसी तरीके से मान लीजिए इस तरीके से चेंज आ गया, जिसके कारण मैं ये कह सकती हूँ एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होने के कारण आपको करेंसी की ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो इस रिस्क के ऊपर भी हमें कंट्रोल करना होगा। कैसे कंट्रोल करेंगे? आप कभी सुनार की दुकान पे गए हैं? सुनार की दुकान पे जाने के बाद, ज्वेलर की दुकान पे जाने के बाद आपने सोना बुक किया है, वो पूछता है कि आज की डेट में बुक करूँ या फिर जिस दिन लेने आओगे उस दिन की डेट बुक करूँ, किया है? वो उसमें क्या होता है कि अगर मैं कहूँ कि आज 73 के करीब अपना जो गोल्ड का रेट जा चुका है, ठीक है, अब मैं कहूँ कि आज के डेट में करना है तो ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपको फ्यूचर की डेट में फिक्स करना है तो फ्यूचर की डेट में सोने का प्राइस डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। तो अगर आपको अपने रिस्क से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके अच्छा, पॉलिटिकल रिस्क का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल रिस्क डायरेक्टली रिलेट करता है आपके गवर्नमेंट से, राइट? Means the risk of the government may be resize the assets and change the tax and the royalty rate। गवर्नमेंट जैसे जैसे चेंज होती रहती है वहाँ पर क्या, जैसे कि आपको पता है न्यू बजट आने के बाद ना, जो 22 जुलाई 2024 को जो नया बजट आया है वहाँ पर टैक्स की अंदर बहुत सारी चेंजेस की गई हैं कि जो पहले छूट दी जाती थी उन छूटों में बढ़ोतरी की गई है, और जो पहले नहीं दी जाती थी वहाँ पर रेट क्या है, बढ़ा दिए गए हैं। मतलब कुछ ना कुछ चेंज किया गया है। जो पहले 20% था अब 12.5 हो गया कैपिटल गेन के अंदर, है ना। सो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिस्क आपका यहाँ पर आता रहता है अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो। इन्वायरमेंटल रिस्क या फिर मैं कहूँ कि फोर्स मेजर्स रिस्क जो होते हैं वो ऐसे रिस्क होते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी कंट्रोल से बाहर होते हैं, ठीक है। अगर वो इनकर्ड हो जाए, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स आ जाए, वॉर हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, ये इनको कंट्रोल करने की थोड़ा सा आपके ऊपर, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। मेन बात अगर बात की जाए तो इनको कंट्रोल करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक्सटर्नली और इंटरनली अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने जो मार्केट में अवेलेबल जो थ्रेट है उनको टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहे और इनके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ रिजर्व क्रिएट करते रहे कि इन केस ऐसा कुछ हो गया तो हम वहाँ से उस रिजर्व में से पैसा उठाएंगे और इस पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करने के लिए पैसा यूज़ कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब आपको अगर ये समझ में आ गया ना तो ऊपर इसकी फीचर्स लिखी हुई हैं, ऊपर इसके रिक्वायरमेंट लिखे हुए हैं, अब आपको इजीली समझ में आएंगे। देखो क्या लिखा, टेक्निकल फिजिबिलिटी आ गया समझ में कि आप ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज करो जो कि प्रूव्ड हो चुकी है, जो कि अप टू डेटेड होगी। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपका जो प्रोजेक्ट है विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट, विद इन अ बजट सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल का मतलब क्या है कि आपको टाइमली रॉ मटेरियल अवेलेबल होता रहे। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं सप्लायर के कारण आपको सप्लाई नहीं हो रही तो आपको अपना सामान, अपनी प्रोडक्शन कंटिन्यूस लेवल पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और मैनेजमेंट की तो कॉम्पिटेंसीज देखी जाती है कि मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है या नहीं। फीचर मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ये आप डिस्कस देख लेना, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट आता है डिफरेंस बिटवीन द कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग एंड द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। ध्यान से सुनो। अब प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग आई होप कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ग्रीन पेन से दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ कि जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होता है, आइडिया को देखकर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर हम इन्वेस्ट करते हैं। एक अकेला प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ से इनफ्लो होगा वो इन्वेस्टर्स का क्या होने वाला है, इनकम जनरेट करके देने वाला है। अगर नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट में जितनी भी एसेट्स लगी हुई है उसके थ्रू आपको रीपेमेंट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो रिस्क है वो क्या हो रहा है, डाइवर्सिफाइड हो रहा है इन बिटवीन सभी इन्वेस्टर्स के बीच में, ठीक है। इसके अंदर एक स्पेशल व्हीकल, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट किया जाता है, ठीक है, एक नोडल एजेंसी जिसे हम कहेंगे, जो कि लिंक बिठाता है प्रोजेक्ट के बीच में और आपके इन्वेस्टर्स के बीच में। समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब बात की जाती है आपके पास कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग की। कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि कॉर्पोरेट, आपको एक बात बताऊं, फाइनेंसिंग का मतलब आ गया कि फाइनेंस को अरेंज करना। किसके लिए हो रहा है, किसके लिए हो रहा है वो देखो। अब किसके लिए हो रहा है, कॉर्पोरेट के लिए हो रहा है, दैट मीन्स पर्टिकुलर बिजनेस के लिए हो रहा है।
अब बिजनेस में तो भाई काफ़ी सारी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे एंटायर बिजनेस को लेकर हम फिनेंसिंग करने वाले हैं। एंटायर बिजनेस दैट मीन्स पूरे बिजनेस को कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। ऊपर क्या डिस्कस किया, एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है। कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में क्या है कि एक पूरे बिजनेस को कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इसके बीच में यही एक मेन डिफरेंस है जो कि आपको समझना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी ओवरऑल एक्टिविटी, कि सारी की सारी एक्टिविटी के लिए हम फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं कि हाउ द कंपनी रेज द फंड, कहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले, कैसे अपने फाइनेंशियल रिस्क को अरेंज करने वाले। यहाँ पे फोकस पूरी की पूरी कंपनी के ऊपर किया जाता है। बट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के अंदर फोकस केवल एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के ऊपर किया जाता है, एक स्पेसिफिक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के ऊपर किया जाता है। फंडिंग के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, इक्विटी हो सकते हैं, डेट हो सकते हैं, इंटरनल कंपनी प्रॉफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, बट फंडिंग के यहाँ पे सोर्सेज क्या है कि उस प्रोजेक्ट को देख के, उस आइडिया को देख के लोग इन्वेस्ट करेंगे या फिर बैंक लोन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो रिस्क होने वाला है वहां पर पूरे के पूरे रीपेइंग के लिए होगा, मीन्स कि जितना भी आपने लोन लिया था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और उसके लिए कंपनी की एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पे कंपनी की एंटायर मीन्स की कंपनी के अंदर जितनी भी एसेट्स यूज की जा रही है उनको एज अ सिक्योरिटी माना जाता है। बट यहाँ पर क्या था, प्रोजेक्ट में होने वाली एसेट्स को, यूज होने वाली एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी माना जाता था और प्रोजेक्ट से आने वाले कैश फ्लो को हम एज अ रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करते थे। राइट, तो चलो टैबुलर फॉर्म में भी समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्कोप क्या है इसका बड़ा है, इसका स्मॉल साइज है। हम इसको ये कह सकते हैं ये वाइडर कंसेप्ट है, ये आपका नैरो कंसेप्ट है, कह सकते हैं या नहीं कह सकते। राइट, अच्छा नेक्स्ट जाता है आपके पास कि यहाँ पर जो रिपेमेंट सोर्सेज होने वाला है, आपको ओवरऑल कंपनी ओवरऑल रिवेन्यू जितना भी जनरेट होने वाला है चाहे किसी भी सोर्सेज से हो। ठीक है, इतनी सारी एक्टिविटीज के लिए अब ऑब्वियस ही बात है डिफरेंट एक्टिविटी के लिए पैसा चाहिए, अरेंज किया है तो डिफरेंट एक्टिविटी से जहाँ से भी पैसा आएगा वहाँ से हम उसको रिपे करेंगे। यहाँ पे तो केवल एक ही सोर्स था, प्रोजेक्ट खुद था सोर्स। रिस्क किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है। ऑब्वियस बात है जो जितना ज़्यादा वाइडर एरिया में होगा उसका जितना रिस्क ज़्यादा होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे इन्वॉल्व द ओवरऑल कंपनी बैलेंस शीट एंड इक्विटी। यहाँ पर कंपनी की कंप्लीट बैलेंस शीट को इवेल्युएट कर लिया जाएगा जब इन केस ऑफ द हमें क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे क्या है कि सेपरेट पर्पस व्हीकल क्रिएट किया गया है और वहाँ पे बताया गया जाएगा कि हाँ कितना पैसा लग चुका है, कितने पैसे की और रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें। यहाँ पे एसपीवी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यूज ऑफ द फंड क्या होगा, फंड कैन बी यूज फॉर द वेरियस कंपनी एक्टिविटी। अब देखो मैंने आपको पहले बता दिया कंपनी के डिफरेंट एक्टिविटीज में पैसा लगा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है वहां जितनी भी एक्टिविटी में पैसा लगाए वहां से जितने से भी पैसा आएगा उसको यूज करेंगे फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन, फॉर द रीपेमेंट ऑफ देयर इज अ फाइनेंसिंग सोर्सेज। राइट, बट यहाँ पर तो क्या है, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट से पैसा आएगा तो हमें दे देंगे, नहीं आया तो उसकी एसेट बेच के तुम्हें दे देंगे, सीधी सी बात ही है। ठीक है, सिक्योरिटी मैंने बता दी उसकी, इसके लिए प्रोजेक्ट की एसेट्स है, इसके लिए कंपनी की जितनी भी एसेट्स है। ठीक है, रिस्क यहाँ पे एलोकेशन कैसे होगा, पूरी कंपनी के अंदर एलोकेशन होने वाला है, बोर्न बाय द कंपनी एज अ होल। यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज हैं उनको अलग अलग क्या बांट दिए जाएंगे, रिस्क बांट दिए जाएंगे जितना जितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था। ठीक है, कॉमन यूजर्स कौन होंगे, यहाँ पर बिजनेस होते हैं, कंपनीज होती हैं। यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट को लेकर होंगे, जो प्रोजेक्ट के मैंने नाम लिख दिए थे ऊपर कि आपके प्रोजेक्ट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से भी हो सकते हैं, आपके रेलवे से भी हो सकते हैं, रोडवे से भी हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म पे हो सकते हैं, बट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, इसकी एक लाइफ टाइम होती है कि यहाँ 3 से 4 साल, 4 से 5 साल। ठीक है, अब हमारे पास इसका मीनिंग कंप्लीट हो गया, रिक्वायरमेंट आ गई, फीचर आप इसको डिस्कस देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। डिफरेंस आ गया होगा समझ में कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के अंदर। रिस्क ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बताऊँ कैसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आपको सभी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था जून 2023 के अंदर। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एंड कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, जून 2022 के अंदर भी आया था, दिसंबर 2023 के अंदर भी आया था। ठीक है, ठीक है, अब तो लग रहा होगा। राइट, सो इन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी
इस पर्टिकुलर चैप्टर की पीडीएफ लेने के लिए, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की पीडीएफ लेने के लिए ₹9 आपको पे करने होंगे, ठीक है। पर पीडीएफ आपका ₹9 चार्जेस किए जा रहे हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड है लेने के लिए, डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर दिया हुआ है, कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट टीम का नंबर है, तो आप उस टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर लेना और वो आपको बता देंगे कि कैसे आप अपने नोट्स को, इन पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हैं।